अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम ये सीखेंगे कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर एक लूप लगाते हैं तो उसको किस तरीके से लगाते हैं। हम ये सीखेंगे कि लूप को किस तरीके से लिखा जाता है, लूप के कौन कौन से हिस्से होते हैं और लूप को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लूप को इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये भी हम सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक नई फाइल बनाते हैं, तो हम एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये कोड ब्लॉक अभी हमारा ओपन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे। ये देखें, अब हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं हमेशा हम इस तरीके से फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम लूप के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखते हैं। नाम लिख के हम क्या करेंगे, नाम लिख के हम बताएंगे कि हमने अपनी फ़ाइल को कहाँ पर महफूज करना है और महफूज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह की फ़ाइल पहले भी महफूज है तो हम कोई और नाम रख के उसको महफूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं include stdio.h और फिर include, यहाँ पे लिखते हैं conio.h और उसके बाद हम क्या करेंगे, void main का फंक्शन और यहाँ पे उसके बाद फंक्शन की बॉडी। अजीज़ तलबा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लूप के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि लूप क्या होता है, लूप की इकसाम क्या होती हैं और लूप किस तरह काम करता है। हमने अपनी पिछली क्लास में लाइट बोर्ड के ऊपर इसके बारे में तफसील के साथ पढ़ा था कि लूप की इकसाम में फॉर लूप होता है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा लूप होता है किस्म वो होती है वाइल लूप की और फिर होती है डू वाइल। हम अपने इस बाब के अंदर जिस लूप के बारे में पढ़ेंगे वो है फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि लूप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अज़ीज़ तलबा, जब हमने अपने कोड के अंदर जब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने कोई एक हदायत बार बार चलानी हो तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने अपना नाम लिखना हो, आपका नाम है अली, तो आपने लिखना हो माई नेम इज़ अली। ये आपने एक दफ़ा लिखना हो तो आप प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और अपना नाम लिख लेंगे माई नेम इज़ अली। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने यही माई नेम इज़ अली स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा लिखना हो तो आप क्या करेंगे। चले फिर भी मान लेते हैं कि आप प्रिंट एफ का फंक्शन 10 दफ़ा लिखेंगे और आप माई नेम इज़ अली अपने स्क्रीन के ऊपर दिखा लेंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपने ये अपना नाम 10,000 मरतबा लिखना है तो अज़ीज़ तलबा फिर अपना ये नाम किस तरह लिखेंगे। क्या आप 10,000 मरतबा प्रिंट एफ का फंक्शन लगाएंगे? हरगिज़ नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप क्या करता है कि आपका कोई ऐसा कोड जो आपने बार बार लिखना हो तो आप क्या करते हैं कि एक दफ़ा लूप को बताते हैं कि ये मेरा कोड है और लूप के अंदर लिख देते हैं कि इतनी दफ़ा ये कोड चलना चाहिए, तो वो कोड आपका उतनी दफ़ा चल जाता है। हमारी ज़िंदगी में अगर आप इसकी मिसाल को देखना चाहें तो मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स को ये कहा जाए कि आपने इस ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने हैं तो वो क्या करेगा, वो सिफर से शुरू करेगा। पहले वो एक लगाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा और इस तरह करते करते वो 20 चक्कर अपने मुकम्मल करेगा। तो है क्या, वो लूप है। एक ही काम है और बार बार वही किया जा रहा है। वो क्या है, वो लूप है। अब हम ये सीखते हैं कि लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप का ढांचा क्या होता है। अजीज तलबा, जिस तरीके से हमारे पास वेरिएबल था, जिस तरीके से हमारे पास
इफ स्टेटमेंट थी, इफ एल्स स्टेटमेंट थी, फिर हमारे पास अरे थी। उन सब को लिखने का एक तरीकाकार था, उनका एक स्ट्रक्चर था, उनका एक सिंटैक्स था, या कह लें कि उनका एक ढांचा था। तो बिल्कुल इसी तरह से फॉर लूप का भी एक ढांचा है, हमने उसको देखते हुए सीखना है कि ये ढांचा किस तरीके से काम करता है। जैसे कि इफ स्टेटमेंट का एक ढांचा था कि हम पहले कीवर्ड लिखते हैं इफ, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, और इसके अंदर शर्त होती है। अगर ये शर्त सही हो तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम कोड लिखते थे, वो कोड चल जाता था। और ये अगर शर्त सही ना हो तो हम यहाँ पे एल्स लिखते थे, और एल्स के साथ हम यहाँ पे कोड लिख देते थे, तो वो कोड हमारा चल जाता था। तो ये क्या है, ये वो स्ट्रक्चर होता है, वो ढांचा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो फॉर लूप है, फॉर लूप का भी एक स्ट्रक्चर है। फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है कि फॉर लूप के लिए जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है फॉर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसकी तीन अहम चीज़ें आती हैं। यहाँ पे फॉर लूप की ये जो कोसेन हमने लगाई है, यहाँ पे तीन अहम चीज़ें आती हैं। और उसके बाद जिस तरह से हमारी कोसेन थी इफ़ स्टेटमेंट की, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे आ जाती है। इफ़ स्टेटमेंट में तो अगर हमारे पास सिर्फ एक होती थी हदायत तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन एक से ज़्यादा हदायत होती थी तो हम ये क्वेश्चन का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम ब्लॉक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट कहते थे। लेकिन फॉर लूप के लिए हम इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप में जो सबसे पहला फॉर लूप का हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो होता है इनिशियलाइजेशन। और जो दूसरा हिस्सा हमारे पास होता है वो क्या होता है, कंडीशन। और जो तीसरा होता है हिस्सा वो हमारे पास क्या होता है, हम इसको अभी समझेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा, वो कीवर्ड है हमारे पास फॉर, और फिर हमने ये क्वेश्चन लगाई, और इसके बाद हमने क्या किया, जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काउंटर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और फिर जो दूसरा हिस्सा है, अहम हिस्सा हमारे पास, वो है कंडीशन का। यहाँ पे हम कंडीशन बताते हैं। और ये जो हिस्सा है तीसरा, वो है हमारे पास इंक्रीमेंट का या डिक्रीमेंट का। यानी कि यहाँ पे ये जो काउंटर वेरिएबल हमारा होता है, इसकी जो कीमत होती है या वो बढ़ती है या वो कम होती है। वो कब कम होती है, कब बढ़ती है, अगर ये हमारी कंडीशन सही हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं जो हमने बार बार लिखवाना होता है, जिसको हमने क्या करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमने कोड को रिपीट करना है या दोहराना है, तो हम यहाँ पे उस कोड को लिखते हैं। अब इसको सही तरह से समझ लेते हैं कि ये फॉर लूप किस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पे ये जो इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं सिफर से या किसी और कीमत से, उसको हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। फिर यहाँ पे एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास उस वेरिएबल के अंदर वो जो हमने काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है, उसकी कीमत में या हम जो कीमत है या वो बढ़ाते हैं या वो कम करते हैं। जब ये फॉर लूप चलता है तो सबसे पहला हिस्सा जो फॉर लूप का चलता है वो ये होता है, जो कि हमारा काउंटर वेरिएबल होता है। काउंटर वेरिएबल के बाद फिर हमारी कंडीशन जो है वो चेक होती है। अगर हमारी कंडीशन सही हो तो उसके बाद फिर ये हमारा कोड चल पड़ता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है, इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट होता है, जिसमें हम वेरिएबल को उसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसमें हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियल भी कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि हम फॉर लूप से पहले ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें, इसके अंदर ना करें, वो हमारी अपनी मर्जी है, हम जिस तरीके से मर्जी करें। जो कोड हमारा होगा, जो प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को देखते हुए हम करेंगे। तो पहला हिस्सा जो चलेगा वो चलेगा इनिशियलाइजेशन का। उसके बाद फिर जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर तो कंडीशन सही है तो क्या होगा, फिर हमारा ये कोड चल पड़ेगा। और अगर कंडीशन हमारी सही नहीं है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये बहुत अहम बात है, ये सीखने वाली है। पहला हिस्सा ये चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सही है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन सही नहीं है तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं तो फिर तो हम लूप के बाहर आ गए, लेकिन अगर कंडीशन सही है तो ये कोड चलेगा। और इस कोड के चलने के बाद ये जो हमारा काउंटर वेरिएबल है,
हमारी लॉजिक के मुताबिक फिर यहाँ पे या हम इसकी कीमत को बढ़ा रहे होंगे या हम इसकी कीमत को कम कर रहे होंगे। अब हमने काफ़ी ज़्यादा इसको सीख लिया, इसको अब हम कमेंट करते हैं और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई कोड लिख के देखते हैं जो हम समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर लिख लिया 4 और यहाँ पे हमने लिख लिया इंट i और उसकी कीमत हमने दे दी 0 और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल की जो कीमत है उसको बताते हैं कि वो क्या है। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि उसकी कीमत बताते हैं। और फिर इसके साथ यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है। फिर हम कंडीशन बताते हैं। कंडीशन हम बताते हैं कि i जो है वो अगर छोटा है 5 से, या हम कह देते हैं कि i अगर बड़ा है 5 से। उसके बाद यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे और फिर हम यहाँ लिख देते हैं i जमा जमा। आपको याद होगा हमने अपनी एक क्लास में i जमा जमा के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से काम करता है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक कोड लिख देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे हम लिख देते हैं पाकिस्तान। अब हम अपने इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये कोड किस तरह से चलता है। पहले इस कोड को बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई हमारी गलती तो नहीं है, तो हमारी कोई गलती नहीं है। अब हम इस कोड को चलाएंगे तो आप देखें जैसे ही हमने इस कोड को चलाया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अभी नज़र नहीं आया। यहाँ पर हम गेट ch को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, गेट ch का फंक्शन लिखते हैं। अब कोड को दोबारा चलाते हैं। ये देखिएगा जब कोड को चलाएंगे तो ये देखिएगा कि हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारा लूप चला ही नहीं। अब हम समझते हैं कि हमारा लूप चला क्यों नहीं। हमारा जो पहला हिस्सा है लूप का वो है इनिशियलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल i डिक्लेयर किया और उसमें हमने कीमत महफूज कर दी 0। और फिर हमने यहाँ पे कंडीशन रखी कि अगर i बड़ा हो 5 से, लेकिन यहाँ पे तो i की कीमत 0 है, तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी। जैसे ही हमारी ये कंडीशन गलत हुई थी हम लूप से बाहर आ जाएंगे और बाहर कोई कोड नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन यही अगर हम ये कह दें कि अगर i छोटा हो 5 से, तो फिर आप देखिएगा कि आपके पास इस तरीके से ये पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन ये एक ही लाइन में पाकिस्तान आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिएगा अब आपको पाकिस्तान किस तरह लिखा हुआ नज़र आता है। ये देखें आपको 1 2 3 4 5 दफ़ा पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया। अब हम समझेंगे कि ये 5 दफ़ा पाकिस्तान किस तरह से आया। ये सबसे अहम बात है। पहली दफ़ा जब लूप चला तो यहाँ पे i की कीमत 0 है और उसके बाद कंडीशन हमने यहाँ पे देखी कि क्या i 5 से छोटा है। बिल्कुल छोटा है क्योंकि i की कीमत 0 है। तो क्या हुआ, लूप चल गया। ये जो कोड है ये चल गया, तो ये पाकिस्तान लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ गया। उसके बाद i की जो कीमत है वो 1 बढ़ गई। तो अब i की कीमत पहले 0 थी तो i की कीमत क्या हो गई, 1। अब यहाँ पे i की कीमत 1 है। जब i की कीमत 1 होगी लूप चलेगा तो देखेगा क्या i की कीमत 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। तो ये वाला कोड जो है वो चल पड़ेगा। तो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान लिखा आ जाएगा। अब i की कीमत क्या थी, यहाँ पर 1 थी। पहली दफ़ा 0 थी, जब दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आया तब कीमत 1 थी। लेकिन जब दूसरी दफ़ा कोड चल गया, लूप चल गया, तो फिर कीमत में 1 का इजाफा होगा। तो कीमत अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब 2 कीमत होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि दोबारा कंडीशन जो है वो चेक होगी। तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है, अभी i की जो कीमत है वो 2 है। तो क्या होगा कि दोबारा कोड चलेगा। फिर i की कीमत 3 होगी, दोबारा कोड चलेगा। फिर i की कीमत 4 होगी, दोबारा कोड चलेगा। तो ये क्या 1 2 3 4 5 दफ़ा पाकिस्तान लिखा आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर i की कीमत 5वीं दफ़ा पाकिस्तान यहाँ पर आएगा तो i की कीमत यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5। जैसे ही कीमत यहाँ पर i की 5 होगी तो यहाँ पर ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये गलत हो जाएगी। तो हमारा लूप बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे हमने 15 लिखा हो तो क्या होगा, किस तरीके से कोड चलेगा ये देखिएगा। फिर हमारा कोड चलेगा इस तरीके से। फिर हम 15 दफ़ा पाकिस्तान लिखा हुआ देख सकते हैं। और यही पाकिस्तान अगर हमने 115 दफ़ा लिखना हो, सिर्फ 115 यहाँ पे आप लिख दें तो ये आप देखें, आप इस तरीके से 115 दफ़ा पाकिस्तान लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अजीज़ तलबा, आपने देखा
हमने किस तरीके से फॉर लूप का इस्तेमाल करके हमने 115 दफ़ा पाकिस्तान लिख लिया। और अगर आप ये पाकिस्तान 1115 दफ़ा भी लिखना चाहें तो आपने सिर्फ यहाँ पे 1115 लिखना है, तो आपका ये पाकिस्तान 1115 दफ़ा लिखा जाएगा। तो आपने देख लिया कि हम किस तरीके से लूप का इस्तेमाल करते हैं और लूप चलता किस तरीके से है, उसका हमने ये भी समझ लिया कि लूप का स्ट्रक्चर क्या है, लूप के अहम हिस्से कौन से हैं, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, लूप की कंडीशन क्या होती है और उसका जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो क्या होता है, जो हम जो आई की जो वैल्यू है, जो हमारा काउंटर वेरिएबल है, उसकी जो कीमत है उसको हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वो भी आपने देख लिया। और कंडीशन जब तक सही रहेगी तब तक हमारा ये कोड चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन गलत होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और ये कोड हमारा नहीं चलेगा। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।